Good afternoon, class. Am I audible to you all? Just do response. Priyanka Jaina, Swapna Rani Shahu, Rekha Behra. So this is your first class for B.Ed entrance, right? It's already 2. Let's move to the class. Good afternoon, everyone. My name is Priya Haipil. So आज से मैं तुम्हारा इंग्लिश और रीजनिंग का क्लास लूँगी, ओके? सो स्क्रीन शेयर हुआ? हम लोग पहले सिलेबस में जाएंगे, ठीक है? तो पहला हम लोग उनका बीएड एंट्रेंस का जो इंग्लिश क्लास आज होने वाला है, हम लोग उनका इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश है उसमें 2 सेक्शन होंगे, जैसे मैंने बताया था डेमो क्लास में कि बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम आएगा उसमें 2 सेक्शन में इंग्लिश के पार्ट आएंगे। पहला जो सेक्शन रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा और जो दूसरा सेक्शन रहेगा वो हमारा रहेगा 15 मार्क्स का। तो उसमें जो हम लोग उनका सिलेबस क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, कंपैरिजन ऑफ वर्ड्स, यूजेस एंड सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है? ये सारा रहेगा और आज का क्लास होने वाला है हमारा कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर में। सो व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन जैसे हम लोग उन सब पढ़ चुके हैं कि एक पैसेज होता है और वो पैसेज में क्या होता है, हम लोग उनको वो पैसेज पढ़ के समझना होता है और उसमें जो 5 या 6 क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग उनको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। मे बी वो एमसीक्यू टाइप का भी हो सकता है, पर बीएड में तो एमसीक्यू आता है और अदर एग्जाम्स में जो होता है वो अलग टाइप में आता है। मीन्स क्वेश्चन दिया होगा, आंसर वी हैव टू राइट, वैसे, ठीक है? जब मैंने अपना बीएड का एग्जाम दिया था उस टाइम में कॉम्प्रिहेंशन बीएड पेपर में 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आया था। 10 मार्क्स टोटल, मीन्स एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे एमसीक्यू टाइप का। तो उसका सेक्शन 1 का जो था पैराग्राफ वो इजी था और जो सेक्शन 2 का था दैट वाज हार्ड। तो आज हम लोग ये क्लास में क्या डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मे बी ये कभी कभी 2 मिनट में भी हो जाता है और कभी कभी ये 10 मिनट भी ले लेता है, क्योंकि इसमें इतने हार्ड वर्ड्स होते हैं कि हम लोग को समझ नहीं आता है। सो व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन समझ आएगी। एक पैसेज होगा उसमें क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे जो हम लोग को सॉल्व करना होगा। So, comprehension. Comprehension judges your capability and ability of understanding the passage, your power of analyzing the problem in a proper perspective, and your ability to प्रेजेंटिंग योर आंसर सिस्टमेटिकली। ये जो मैंने बोला कि हम लोग कॉम्प्रिहेंशन से क्या होगा, हम लोग उनका क्या फायदा होगा कि हम लोग उनका जज करेगा कि हम लोग उनका कैपेबिलिटी कितना है इंग्लिश में, हम लोग इंग्लिश कितना समझ रहे हैं। वो समझ करके हम लोग वो जो प्रॉब्लम होगा, जो क्वेश्चंस होगा, वो क्वेश्चंस को हम लोग कितना इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? सो कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट हम लोग टिप्स वगैरह देख ले, तो उसके बाद में मैं इजी वे बताऊंगी जिसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, ये जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। ये इजी भी है और एक वन काइंड ऑफ हार्ड भी है। सो कॉम्प्रिहेंशन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, समरी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। नंबर 1, यूज अ पेंसिल टू बिंग विथ। हम लोग को पहले क्या करना है ना, हमेशा कॉम्प्रिहेंशन करने के टाइम में हाथ में एक पेंसिल रखना ही रखना है और वो पेंसिल का बहुत सारा यूजेस रहेगा। यूज अ पेंसिल एज अ पॉइंटर, हम लोग इस पेंसिल को क्या करेंगे, एक पॉइंटर के जैसा यूज करेंगे। यूज द पेंसिल टू गाइड योर आई अलोंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, हेल्प यू टू फोकस ऑन द डिटेल्स इन द रीडिंग। ये क्या होगा ना, हम लोग जब भी एक बुक रीड करते हैं, हम लोग पेंसिल से उसको डिकोड या फिर उसको पॉइंट करते हुए जाते, तो वो हम लोग उनको पढ़ने में भी इजी होता है और क्या होता है, वो हम लोग उनका ध्यान इधर उधर भी नहीं भटकाता है। तो हम लोग उनको पहला में क्या करना है, इट्स होल्ड योर अटेंशन टू द प्रिसाइज वर्ड in the passage in a long text. Attention may weaken, fatigue may burn your attention
to details, but using your pencil as a pointer will help you to preserve your attention to details. जैसा मैंने बोला कि कभी भी हम लोग कौन बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो हम लोग कौन फिंगर हो गया या फिर पेंसिल हो गया, उससे हम लोग कौन क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग कौन उसको लाइन वाइज ऐसे रख रख करके पढ़ते हुए जाएंगे तो क्या होगा ना हम लोग का अटेंशन जो रहेगा वो सेंटेंस में ही रहेगा, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो लाइन पढ़ रहे हैं वो लाइन का आइडिया हम लोग को आते जाएगा, या फिर हम लोग फर्स्ट लाइन पढ़ते हुए सेकंड लाइन को देखेंगे या फिर थर्ड लाइन को देखेंगे तो हमारा क्या होगा ना अटेंशन इधर उधर हो जाएगा। Another benefit of using the pencil as a pointer is that it will be probably speed up your reading. ये क्या होगा, पेंसिल रख के पढ़ते जाओगे तो हम लोग का रीडिंग भी स्पीड होगा। The steady flow of the pencil across the page over each line of text draws the eyes along at the steady pace. Do not go faster than you grace that text, but do not try to keep your reading going at a steady pace set by the pencil. अब क्या करना है ना कि पेंसिल रख करके हम लोग को स्पीडली रीड तो कर सकते हैं पर हम लोग को अपना स्पीड इतना नहीं बढ़ाना है कि हम लोग उसको समझ ही ना पाए। तो हम लोग को एक तो स्पीड को फिक्स करना पड़ेगा कि जो स्पीड में हम एक लाइन पढ़ रहे हैं तो वो हमें समझ आएगा। द सेकेंड पॉइंट इज सर्कल द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। रिमेंबर यू आर नॉट रीडिंग फॉर जस्ट व्योग। व्योग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हम लोग को जो पढ़ रहे हैं वो फालतू का नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग उनको समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को उनको पहले क्या करना है ना, जो की पॉइंट जब हम लोग को इसमें मतलब हम लोग उनको जो की पॉइंट सर्कल करना है सेकंड पॉइंट में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग बस एक रफली रीड कर देंगे पैसेज को। हम लोग उनको समझना नहीं है उसमें, बस रफली रीड करके क्या करना है कि जो की पॉइंट है जो हार्ड वर्ड्स होगा, मे बी जो वर्ड सब याद रह जाएगा या फिर कुछ भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड रहा वो सब हमारा बस माइंड में चलने के लिए हम लोग उनको क्या करना है, वो एक रफ रीड करना है। यू यूजुअली हैव द रीड फॉर डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग, दे विल बी इंडिविजुअल other which are important for grasping a point, exactly the circle keywords or phrases which will enable you to zero in the precise point needed the answer to the questions. तो ये क्या बोला गया ना कि हम जो इसको सिंपली याद कैसे रखने के, हम लोग उनको जस्ट रफली रीड करना है पैसेज को और उसमें से जो की पॉइंट्स है उसको हम लोग उनका अपना माइंड में याद रखना है। देन द थर्ड, कीप फॉरगिंग अहेड, डू नॉट गेट बॉग्ड डाउन। हम लोग उनको क्या करना है, जितना से जितना हो कोशिश करते रहना है, ट्राई करते रहना है कि वो पैसेज को समझ जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग उनको एक लाइन समझ नहीं आता दूसरा लाइन को स्किप कर दिए, नहीं समझे। जस्ट रीड द पैसेज 2 और 3 टाइम्स। जितना बार कोशिश में मतलब जितना बार हो सके समझ नहीं आ रहा उतना बार हम लोग उनको पैसेज रीड करना है, जिसके थ्रू क्या होगा ना हम लोग उनको वो पैसेज धीरे धीरे समझ आएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक पैसेज में एक ऐसा वर्ड होगा जो वर्ड हम लोग उनको समझ नहीं आता है। वो वर्ड हमें समझ नहीं आता है कि वो क्या है, पर क्या होगा ना जब हम लोग वो सेंटेंस को बार बार रीड करते जाएंगे ना हम लोग उनको अपने एक आइडिया आ जाएगा, दिस सेंटेंस में ये बोल रहा है तो इसका मतलब मे बी नॉट प्रॉपरली पर वो हो सकता है। तो हम लोग उनको क्या करना है ना, एक सेंटेंस या फिर वो पैसेज को बार बार पढ़ने की समझ ना भी आए तो वो एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में रह जाए कि मे बी ये हो सकता है। यू मे गेट द मेन आइडिया विदाउट नोइंग द इंडिविजुअल वर्ड और सेंटेंस। जो मैं बोली कि हम लोग उनको वो वर्ड का इंडिविजुअल वर्ड या सेंटेंस नहीं पता होगा पर एक आइडिया तो आ जाएगा कि इसका मतलब ये हो सकता है। सो समटाइम यू कैन सेंस the meaning of the word from the context. Sometimes the word or the sentence may not be the basics for any questions. If is the some details you need to answer a question but do not understand, read it once more time. If you still do not understand, it's move on. अगर बार बार पढ़ने के बाद एग्जाम में क्या होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन का जस्ट दिमाग में रखो कि वो वाला जो कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है उसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। इफ 5 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन अटेंड करने में मुश्किल हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है 2 सेंटेंस रहेगा, लंबा लंबा 2 सेंटेंस रहेगा, उसका भी एक पैसेज होगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। मैं शो करूंगी अभी नीचे होगा तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर की हूँ, ठीक है। तो
तो जैसा मैंने बोला था कि हम लोगों का आइडिया नहीं भी हो रहा है तो हम लोग बार बार रीड करेंगे तो एक बेसिक आइडिया आ ही जाएगा कि इसका मतलब ये हो सकता है. देन another good reading comprehension strategy, इट इज टू रीड द क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द पैसेज. अब क्या करना है ना, जब हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग को अगर क्या करेंगे ना, पहले क्वेश्चन हम लोग को पता नहीं है कि पैसेज किस रिलेटेड है, मे बी वो कुछ भी हो सकता है, पर जब हम लोग क्या करेंगे ना, वो क्वेश्चन को एक पढ़ लेंगे तो हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कि ये पैसेज में मे बी इसके बारे में भी क्या उसी के बारे में पूछा होगा, तो हम लोग को क्या करेंगे, क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर फाइंड करने के लिए ही वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे. दिस डजंट मीन यू रीड द आंसर चॉइस ऑल्सो. अब क्या उसका मतलब क्या होता है ना, कि अगर क्वेश्चन पढ़ लिए और उसका आंसर भी एक बार पढ़ ले, इसका मतलब ये नहीं कि बिना पैसेज पढ़े ही उसका आंसर हम लोग कर दे रहे हैं. By reading the questions, you will have an idea of what information you will need after reading the passage. This may alert you to certain details, idea, and specific areas in the paragraph where the क्वेश्चंस आर ब्रिंगिंग एंड ड्रॉन फ्रॉम. यहाँ बोला गया कि अगर हम लोग क्वेश्चन पहले से पढ़ देंगे तो हम लोग को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसके रिलेटेड पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, कुछ भी हो सकता है. देन ये ज्यादा हार्ड नहीं है. लास्ट में ये जो मैं इतना बता रही हूँ 3 की पॉइंट दे दूंगी, शॉर्ट नोट दे दूंगी, वो बस माइंड में रखो. उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज नॉट दैट मच हार्ड. Right approach to the answer the questions. Questions are to be answered on a basis of the information provided in the passage, and you are not expected to rely on outsider knowledge of the particular topic. Your own views or opinions may sometimes conflict with the views expressed from the information provided in the passage. Be sure that you work within the context of the passage. You should not expect to agree with the everything you encounter in reading the passage. इसका मतलब क्या बोला गया ना, कि अगर कभी क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग उनको ना अपने जो पैसेज में दिया हुआ है, जब हम लोग उनका आंसर वहीं से निकालना होता है. मे बी उसका आंसर कुछ और भी हो सकता है और वो सही हो सकता है, पर वो पैसेज में नहीं है, सो वो आंसर होगा गलत. जो पैसेज में दिया हुआ है वही आंसर हम लोग को फाइंड आउट करके आंसर करना पड़ता है. यू शुड एनालाइज इस पैसेज केयरफुली बिफोर आंसरिंग द combining questions. As with any kind of close and thoughtful reading, look for clues that will help you to understand less explicit aspect of the passage. Try to separate main idea from the supporting idea of evidence. यहाँ क्या बोला गया ना, अगर हम लोग पहले से वो आंसर क्वेश्चंस पढ़े रहेंगे और फिर हम लोग जाएंगे जब वो पैसेज पढ़ने के लिए, तो हम लोगों को एक थॉटफुल रीडिंग देना. और वो रीडिंग में क्या करना है ना, क्लूज सबसे पहले जो मेन क्लूज होगा उसको निकाल लेना है जो पैसेज में होगा, फिर सेपरेट करना है जो मेन आइडिया दे, जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए उससे हम लोग उनको ये समझ आ गया कि इसका मेन आइडिया ये है, तो हम लोग जस्ट वो आइडिया के ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि दूसरे आइडियाज के ऊपर में. देन नो ट्रांजिशन फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट एंड एग्जामिन द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट आइडियाज or parts of the passage. For example, are they contrasting? Are they complementary? इसका मतलब क्या हुआ ना, कि अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि कोई चीज के में कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, या फिर वो क्या करें किसी की चीज के ऊपर में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं. ठीक है. कंसिडर दैट पॉइंट दैट ऑथर मेक्स द conclusion drawn, how they wish to point are made of the conclusion are drawn. इसका मतलब क्या बोला गया ना, कि हम लोग को क्या समझ रहे ये पॉइंट से. सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि हम लोगों को क्या आउटसाइड नॉलेज का आंसर्स नहीं देना है, जो पैराग्राफ में है वही करना है. दूसरा हुआ कि हम लोगों को पैराग्राफ पढ़ के क्लूज और जो मेन आइडिया है उसको सेपरेट करना है. द थर्ड पॉइंट हो गया कि हम लोगों ने अगर कोई मतलब कोई भी अगर एग्जाम्पल्स ले रहे हैं तो हम लोगों को ये पढ़ना कि वो किस रिलेटेड में गया, हाउ कैसे हुआ है, वाई किस वजह से हुआ है, ये पॉइंट करना है. ये जो हाउ वेर ये सब इजी हो जाता है. व्हेन द क्वेश्चन कम्स टू वाई कि ये चीज क्यों हुआ, तो वो क्वेश्चन हो जाता है हार्ड.
So the fourth point is read each questions carefully and be certain that you understand exactly what is being asked. हम लोगों का करना क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक वो क्वेश्चन हम लोगों को परफेक्टली नहीं समझ आ रहा, हम लोगों को वो क्वेश्चन क्या करना, पढ़ते रहना है कि हम लोगों को एक आइडिया मिले कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या गया है. जब हम लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो हम लोगों को आंसर फाइंड आउट करने के लिए भी इजी होगा. So always read all the answer choices before सिलेक्शन द बेस्ट आंसर. पहले क्या करना ना, हम लोगों को जब एक क्वेश्चन दिया होगा उसका 4 या 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे, हम लोगों को 4 या 5 ऑप्शंस को क्या करना है, केयरफुली रीड करना है. केयरफुली रीड करने से क्या होगा कि हम लोगों को समझ आएगा कि हर ऑप्शन क्या बोले. कभी कभी इतना जंबल क्वेश्चंस दिया रहता है कि उसका आंसर जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसके मतलब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर हम लोगों को बार बार पढ़ करके वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा है. The best answer is the one the most accurately and completely answer the questions being posed. जैसे मैंने बोला कि कभी कभी इतना जंबल क्वेश्चन दिया होता है कि सब ऑप्शंस का मतलब जो मीनिंग होता है वो सिमिलर लगता है, पर वो सिमिलर नहीं होता है. तो हम लोगों को जो बेस्ट, जो एक्यूरेट बैठ रहा होगा वो आंसर क्वेश्चन के साथ में, वो वाला आंसर्स को निकालना पड़ेगा. बी केयरफुल नॉट टू पिक एन आंसर चॉइस सिंपली बिकॉज इट्स ट्रू स्टेटमेंट. और हम लोगों को कभी ये नहीं सोचना है कि जब भी हम लोगों को ऑप्शन दिया गया, अगर ए बी सी है तो सोच लो बी का जो ऑप्शंस रहा वो हम लोगों को लग रहा है कि हाँ ये तो स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन में जाएगा ही. पर जब तक हम लोगों ने एक पैराग्राफ नहीं पढ़े रहेंगे, और जैसे मैंने बोला कि बिना पैराग्राफ पढ़े हम लोगों को उसका आंसर अगर सही भी है तो हम लोगों को आउटसाइड नॉलेज नहीं देना है. तो हम लोगों को पहले पैराग्राफ रीड करके निकालना पड़ेगा कि ये जो सही जो आंसर आ रहा है ये भी पैराग्राफ में है या नहीं है. Be careful also not to be misled by answers choice that are only partially true or not partially satisfy the problems posed in the questions. अब क्या है ना, हम लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी देखना है कि ये हमारा क्वेश्चंस के साथ में रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये सब तो रहा बात की बात. पर हम लोग अभी जितना मैं 6 या पॉइंट्स बताई या 4 पॉइंट्स बताई, हम लोगों को इतना एग्जाम्स के टाइम में दिमाग में लाने का टाइम नहीं मिलता है. तो एग्जाम्स टाइम में हम लोग को, जैसे हम लोग अभी पेपर देने बैठे हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बस जस्ट द 3 पॉइंट्स वी विल रिमेम्बर. सबसे पहला पॉइंट आता है, ये नोट डाउन करो, हम लोगों को एक हम लोगों को क्या करना है, एक सॉफ्ट सिग्नल रखना है. मतलब हम लोगों का माइंड में एक सॉफ्ट सिग्नल क्या रखना है कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, उसका आंसर्स हम लोगों ने देख रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को एक सॉफ्ट सिग्नल रखना है कि ये आंसर हो सकता है कि नहीं. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, और उसमें ऑप्शंस ऐसा आंसर्स का दिया जाता है जो इलॉजिकल होता है, जिसका वो क्वेश्चन के साथ में कोई लॉजिक ही नहीं बनता है. तो हम लोग पहले एक अपना जनरल नॉलेज रखेंगे कि ये आंसर इसके साथ फिट हो सकता है या नहीं हो सकता है. अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो हम लोग वो ऑप्शन को पहले से ही क्रॉस कर देंगे. तो दूसरा क्या होता है, पैसेज रीडिंग. हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, हम लोग एक सॉफ्ट सिग्नल रख लिए कि ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है. देन वी विल मूव टू द पैसेज. ओके, हम लोग पैसेज अच्छे से रीड करेंगे, फिर हम लोग को एक आंसर निकालेंगे. द थर्ड इज स्टक इन द क्वेश्चंस. व्हाट यू हैव टू डू कि हम लोगों को क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है कि क्या करना है. हाँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हाउ में दिया हुआ है, वेयर में दिया हुआ है, वाई में दिया हुआ है, कि किस वजह से वो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोगों को वो जानना है. ये जो स्क्रीन में शो कर रहा होगा ये पैसेज, ये ना CUT के एग्जाम में आया था, ये 2022 का पेपर का क्वेश्चन है शायद. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि हम लोगों को पहले पहले क्या करना है, जैसे मैं बता दी सॉफ्ट सिग्नल रखना है, देन क्या करना है, हम लोगों को पैसेज रीडिंग करना है सेकंड में, थर्ड में क्या करना है ना कि क्वेश्चन में स्टिक रहना है. तो सबसे इजी है एग्जाम में पैसेज, जो आरसी का, आरसी मतलब हो जाता है रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशंस. तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चन समझ जाओ कि क्वेश्चंस क्या बोला है, देन गो टू द ऑप्शंस. ऑप्शंस में देख लो कि ये ऑप्शंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, लॉजिकल है या इलॉजिकल है. जो इलॉजिकल होगा उसको क्रॉस पहले से ही कर दो, और जो लॉजिकल फॉर्म होंगे उसको हम लोग पैसेज रीड करके क्या करेंगे, उससे आंसर जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम लोग निकालेंगे. और उसके बाद में क्या करना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड होते हैं, हम लोगों को समझ ही नहीं आता है, तो क्वेश्चन हम लोगों को बार बार पढ़ते रहना है. सो हम लोगों ने एक सॉल्व करेंगे, उससे हम लोगों को धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, सिर्फ बोल देने से तो होगा नहीं. सो ये हम लोगों का जो मैं बताई कि ये एक CUT के एग्जाम का पेपर का था,
2021 का शायद। तो ये एक क्वेश्चन है, हाउ वेर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ से हम लोगों को समझ आ रहा है कि ये पैसेज में पक्का कोई बॉय का स्टोरी होगा और ट्री का साथ में कुछ उसका कनेक्शन होगा, उसका कुछ स्टोरी होगा। तो हम लोगों को एक रफ आइडिया रख पता चल गया कि पैसेज, हम लोगों को पता नहीं कि पैसेज क्या है, जस्ट वी हैव द रफ आइडिया दैट कि ये स्टोरी इसके बेस में हो सकता है। सो द ऑप्शन इज, दे वेर क्लोज contenders in their race to survive. They were very close friends due to their very long association. They were colleagues as they worked together. They were competitors in their need to fulfill their own needs. So, तो हम लोग उनको पहले देखना है कि एक सॉफ्ट सिग्नल रखना कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हम लोग उनको पता नहीं है आंसर क्या है, जस्ट वी हैव आइडिया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। दे वेर क्लोज कॉन्ट्राडिक्टर इन देयर रेस टू सर्वाइव। इसका मतलब क्या होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लो, हम लोग को उनको लाइफ के लिए ऑक्सीजन चाहिए और उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वी आर जस्ट ऑपोजिट। तो हम लोग वो पेड़ के साथ हम लोग को ऑक्सीजन के लिए तो फाइट कर नहीं सकते, तो ये एक आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, देन दे वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाँ, वो लोग बहुत बचपन से साथ होंगे, शायद उनका बहुत लॉन्ग एसोसिएशन है, तो वो लोग क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। मे बी ये हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दे वेर कलीग एज दे वर्क टुगेदर। अब देखो, कलीग का मतलब क्या हो जा रहा है कि हम लोग जिसके साथ काम कर रहे हैं एक वर्क प्लेस में, तो पेड़ और इंसान कलीग कैसे हो सकते हैं, ये एकदम लॉजिकल है ही नहीं। जैसे मैंने बोला था, एक सॉफ्ट सिग्नल रखना है, उसमें जो लॉजिकल ऑप्शंस रहना उसको एक साइड करना, और जो इलॉजिकल ऑप्शंस रखते हैं उसको एक साइड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया कि क्या ये जो कलीग वाला ऑप्शन आया ये बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि ट्री और एक जो पर्सन है वो कलीग कैसे हो सकते हैं। सो ये हम लोग पहले से ही क्रॉस कर देंगे। तो हम लोगों के पास अब कितना ऑप्शंस रहा, 3 ऑप्शंस रहे। तो हम लोगों को ये 3 ऑप्शन से पता करना है कि जो करेक्ट आंसर क्या है। दे वर कंपिटिटर इन देयर ओन नीड टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। अब क्या वो कंपिटिटर है कि वो लोग कोई चीज के लिए compete कर रहे हैं एक दूसरे से अपना ओन नीड्स को पूरा करने के लिए। तो हम लोग उनके एक आइडिया लो, एक ह्यूमन नीड और एक पेड़ जो है, ट्री है, उसका नीड एक हो सकता है क्या? ह्यूमन नीड बहुत सारा है, कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, बहुत सारा नीड हो सकता है। ठीक है, और एक ट्री का नीड क्या होता है, उसको जिंदा रहना है। पेड़, उसका कोई अपना नीड है नहीं, वो जैसा नेचर के थ्रू में वो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 2 ऑप्शन हो गया, दे वे कलीग एज दे वर्क टुगेदर एंड दे वे कंपिटिटर इन देयर नीड्स टू फुलफिल देयर ओन नीड्स, ये दोनों का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये 2 ऑप्शंस का। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रहे, ये 2, दे वेर कॉन्ट्राडिक्ट देयर ओन नीड्स। अगर वो लोग जीने के लिए अपना अपना कुछ होगा, वो होगा मे बी कुछ जो हम लोग पढ़ेंगे अभी पैसेज तो समझ आएगा। तो हम लोग उनको ये समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या है, हाउ वेर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर। वो ट्री और लिटिल बॉय जो है वो रिलेटेड कैसे है एक दूसरे से, ये पूछा गया। और ऑप्शन हमारे पास क्या है, दे वेर वेरी क्लोज फ्रेंड ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन एंड दे वेर क्लोज कॉन्ट्राडिक्टर इन देयर रेस ऑफ सर्वाइव। तो अब हम लोग जाएंगे पैसेज के तरफ। सो देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ अ ट्री and a little boy who used to play in its shade. They had become friends. One day the boy sat leaning against the trunk of the tree, crying. He was hungry. तो अब क्या बोला ना, यहाँ पे क्या हुआ ना, एक ट्री और पेड़ के बारे में, एक पेड़ और एक लिटिल बॉय के बारे में एक दिया हुआ है स्टोरी। अब क्या हो रहा है ना, एक छोटा बच्चा क्या करता है, वो पेड़ के आसपास खेलता रहता है छाई में। तो वो लोग अचानक क्या होता है, वो पेड़ और वो बच्चा क्या होता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन वो बच्चा क्या करता है, बैठ के पढ़ते रहता है ट्री के पास में, और क्या करता है ना, अचानक से रोने लगता है। तो क्या होता है, क्योंकि वो भूखा रहता है, तो वो पेड़ क्या बोलता है ना, ईट माई फ्रूट said the kind tree, bending down one of its branches. वो ब्रांच को नीचे करके बोलता है। ये एक मे बी फिक्शनल स्टोरी है, ऐसा तो रियलिटी में होगा नहीं। सो जस्ट आइडिया, eat my fruit, said the kind tree, bending down one of its branches. The boy ate the fruit and was happy. अब क्या, वो बच्चा भूखा था, वो खा लिया, खुश हो गया। द बॉय ग्रू अप, अब वो क्या कहना, वो पेड़ के साथ में रहते रहते वो बच्चा अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। वन डे ही सैट अंडर द ट्री विथ एन
एंशियस लुक ऑन हिज फेस। अब क्या हुआ ना, वो ट्री के नीचे बैठा हुआ बहुत टेंस लग रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द मैटर आस्क्स द ट्री। अब वो ट्री तो उसका फ्रेंड बन ही चुका है, इतना दिन से साथ रह रहे हैं, तो अब वो पूछता है कि क्या बात है, ठीक है। आई एम गोइंग टू मैरी एंड आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव सेड द यंग मैन। वो बच्चा अब यंग मैन हो गया, वो बोल रहा है कि अभी मैं शादी करने जा रहा हूँ और मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। तो वो ट्री क्या बोलता है, सुनो। कट डाउन माई ब्रांचेस एंड बिल्ड योर हाउस सेड द ट्री। द यंग मैन बिल्ट अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, अब क्या हुआ, वो पेड़ को काटा और क्या किया कि एक ब्रांच को लेकर के पेड़ के ब्रांचेस को काट के एक लकड़ी का घर अपना बना करके वो रहने लगा, ठीक है। द यंग मैन बिकम अ सेलर। वो यंग मैन क्या बन गया, सेलर बन गया। वन डे ही सैट अंडर द ट्री विथ अ वरिड लुक। अब क्या कहना, फिर और एक दिन आया, वो क्या किया, वो ट्री के नीचे सैड लुक में बैठे रहा, वरिड लग रहा था, बहुत टेंस में लग रहा था। व्हाट्स द मैटर आस्क्स द ट्री अगेन। अब क्या करता है वो ट्री, फिर से पूछता है कि व्हाट्स द मैटर मैन। माई कैप्टन इज अ क्रूएल फेलो। अब वो यंग मैन बोल रहा है, माई कैप्टन इज अ क्रूएल फेलो, आई वॉन्ट अ शिप फ्रॉम माई ओन। अब क्या बोलता है कि मैं अपने लिए एक शिप चाहता हूँ, सेट द सेलर। तब फिर से ट्री क्या बोलता है, कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ट अ शिप। अब फिर से मेरा ट्रंक को काट लो और एक शिप बना लो। द seller lost his ship and returned home as a helpless old man. अब क्या करता है ना, वो सेलर अपना शिप बना लेता है और अपना काम में चलते रहता है। और एक दिन क्या होता है कि वो अचानक से वो हेल्पलेस हो जाता है, उसका शिप गुम हो जाता है। अब वो क्या होता है ना, बच्चा था, यंग मैन बना, अब वो ओल्ड हो चुका है। अब क्या होता है, on a cold winter days he stood where the tree once was learning on his stick and ट्रैम्बलिंग विथ कोल्ड। अब क्या कहते हैं, एक दिन वो पेड़ के नीचे खड़ा रहता है और ठंडा से कांपते रहता है हल्का हल्का। तो अब वो ट्री क्या बोलता, ट्री उसको देख रहा है, अब तो वो बचपन से बड़े हो गए, बूढ़ा हो गया वो आदमी। अब ट्री फिर भी अब क्या बोल रहा है, ट्री उसको देख रहा है, ट्री उसको क्या बोल रहा है कि मेक अ फायर ऑन मी शेड द स्टम्प सेट द ट्री। यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, स्टम्प ऑफ द ट्री एंड वार्म योरसेल्फ। The stump of the unselfish tree burnt in the fire softly humming a tune. अब क्या किया ना, वो मैन फायर कर दिया वो ट्री को। अब वो आग आ रहा है, उसको गर्मी लग रहा है। अब क्या हुआ ना, वो ट्री जल गया है, मतलब वो ट्री भी खत्म हो रहा है। अब वो कैसे खत्म हो रहा है, खुशी से, हाँ, गाना गाते हुए। तो ठीक है, यहाँ से एक मालूम चलता है कि एक फिक्शनल स्टोरी है, ये एक पैसेज है, हम लोग उनको इससे आंसर निकाले। तो क्वेश्चन, हाउ वेर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे तो इतना समझ आ गया कि वो दुश्मन तो है नहीं, वो लोग एक दूसरे से झगड़े तो कर नहीं रहे, ये तो समझ आ गया। तो अब दूसरा ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले से कट आउट करके रख दिए थे कि क्योंकि लॉजिकली नहीं है, तो ये दो ऑप्शन था। पैसेज पढ़ने से क्या समझ आ गया हम लोगों को, ये तो एक दूसरे के दुश्मन हो नहीं सकते, तो वो क्या है, फ्रेंड्स है। तो आंसर विल बी नंबर बी, ठीक है। सो ये हुआ एक, ये बेसिक था, इजी सा, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को आएंगे और एक एग्जाम्पल में, वेट, सी वन मोर। ये हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन। मैंने बोला था कि कभी कभी सिर्फ दो सेंटेंस का रहता है। यहाँ पे देखो पैसेज कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स का पैसेज है, पर उसका क्वेश्चंस देखो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस देख के ही डर जाते हैं, ठीक है। और रहा ये, देख लो, तो यह क्वेश्चंस क्या है। हाँ, और एक बात, पैसेज में हम लोगों को ना वोकैबुलरी भी हम लोगों का क्लियर रखना पड़ेगा। वो कैसे होगा ना, हम लोग बार बार अगर बुक्स पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश में टच रहेंगे ना, तब जाके हम लोगों का वोकैबुलरी ठीक रहेगा। जैसे कि वहां पे एक वर्ड दे देगा, उसका मतलब हम लोगों को बताना होता है। देखो यहाँ पे ये नंबर 1, नंबर 2, हाँ देखो यहाँ पे वो जो भी है पैसेज है, वो पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कन्विक्शन, कन्विक्शन का मीनिंग क्या होता है। कन्विक्शन का मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, 2 3 मीनिंग तो होंगे ही। तो हम लोगों को यहाँ से जानना है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग कौन सा है। तो जब तक हम लोगों का वोकैबुलरी क्लियर नहीं होगा ना, हम लोग ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग्स, ये सब नहीं निकाल पाएंगे।
तो ये सब चीज भी आइडिया रखना है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है हम लोग को उनका पैसेज में। सो द नेक्स्ट हम लोग इसमें चलते हैं। इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री, that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. If someone maintains that 2 and 2 are 5, or the Iceland is on the equator, you feel pity rather than anger, unless you know so little to arithmetic or geographical that his opinion seeks your own contrary conviction. ये हम लोग पढ़े एक रफली आइडिया। तो हम लोग को पहले क्या हुआ ना, सोचो मैं एग्जाम का पेपर दे रही हूँ, ये मेरा पेपर में आया हुआ है, तो मैं पहले क्या कि छोटा सा पैसेज था करके मैं रीड कर ली। तब इसमें कुछ कुछ हार्ड वर्ड से जो समझ नहीं आ रहा है मेरे को, तब मैं इसको एक पल के लिए ना साइड में रखी। अब क्वेश्चंस देख रही हूँ। इफ समवन एल्स ओपिनियंस मेक्स अस एंग्री, इट्स मीन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग उनको दूसरा का ओपिनियन जो रहता है, अगर हम लोग को उनको गुस्सा आ रहा है उस वजह से, तो उसका मतलब क्या होता है, ये उसका ऑप्शंस दिया गया। तो मैं जैसे बोली थी कि ऑप्शंस पढ़ के पहले एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, सॉफ्ट सिग्नल रखना है। सॉफ्ट सिग्नल रखने के बाद में क्या होगा, हमारा जो भी लॉजिकल आंसर रहेगा उसको टिक आउट करना, और जो इलॉजिकल क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे ऑप्शंस, उसको हम लोग को उनको हटा देना है। ठीक है, जैसे कि यहीं पे हम लोग को कर लेते हैं। इफ ये तो छोटा सा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस पढ़ लिया, समझ में आ गया हम लोग को क्वेश्चन क्या है, कि ये किस बारे में पूछा गया, उसका मतलब पूछा गया, ये लाइन का मतलब इफ समवन एल्स ओपिनियन मेक्स अस एंग्री, इसका मतलब पूछा गया। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये ऑप्शन से हम लोग को सही आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वी आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर बिकमिंग एंग्री, पहला। देन there may be good reason for his opinion, but we are not consciously aware of them. Our own third में क्या, our own opinion is not based on good reason and we know his subconsciously. उसके बाद थर्ड में फोर्थ में क्या है, we are not consciously aware of any reasons for our own opinion. तो ये सब चार ऑप्शंस रह गया। तो हम लोग क्या करें, अब तो क्वेश्चंस मालूम चल गया क्या है, ऑप्शंस क्या है पता चल गया। अब हम लोग एक बार ये क्वेश्चंस में पैसेज में चल जाता है। इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट। अगर जैसे कि मेरे आइडिया से किसी का आइडिया मैच नहीं कर रहा होगा, तो हम मेरे को गुस्सा आ जाएगा। तो क्यों आएगा, सब कॉन्शियसली मुझे भी मालूम है कि इसके बाद में मुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इसका बात का कोई लॉजिक नहीं है, या फिर उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। तो ये गुस्सा करना नहीं करना ये अपने ऊपर होता है। ये क्या बोला है, इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी ऑफ योर ओन मेक्स यू एंग्री, that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. जैसे मैंने बोला कि अगर मेरा आइडिया तुम्हारे आइडिया से मैच नहीं कर रहा है, तो तुम गुस्सा हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक जगह में पता, सबकॉन्शियसली अपने अंदर पता होता है ये चीज कि मुझे गुस्सा करने का इसमें कोई गुड रीजन है ही नहीं, या फिर तुमको गुस्सा ही नहीं करना है। ठीक है, इफ समवन मेंटेन्स दैट, अगर कोई बोल रहा है कि 2 and 2 आर व्हाट 5, ये गलत है, मुझे पता है अरिथमेटिकली 2 and 2 क्या होता है, 4 होता है, पर वो बोल रहा है 5 है, पर मुझे उसके बाद में गुस्सा नहीं आ रहा। ठीक है, और द आईलैंड इज ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब क्या है, जैसे ज्योग्राफी में अर्पिता टीचर आप लोगों को पढ़ाए होंगे ना, इक्वेटर डेमो क्लासेस में कराया जा रहा था। ये इट्स द इमेजिनरी लाइन जो वर्ल्ड का बीच में रहता है, जो नॉर्थ एंड साउथ में वर्ल्ड को डिवाइड करता है, इक्वेटर। यू फील पिटी रादर, जो मैंने बोला उनके ऊपर हमें दया आ रहा है पर गुस्सा नहीं आया, अनलेस यू नो सो लिटिल ऑफ अरिथमेटिक और ज्योग्राफी दैट इज ओपिनियन से। अब हमारे मन में गुस्सा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि इनका मैथ्स या ज्योग्राफी में थोड़ा प्रॉब्लम, इसीलिए नहीं आया गुस्सा। ठीक है, फिर से हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। इफ समवन एल्स ओपिनियन मेक्स अस एंग्री, इट्स मीन दैट, क्या होगा आप बताओ, नंबर ए या बी, कौन बता सकता है, ए बी सी डी क्या हो सकता है, कौन बताएगा, टेक्स्ट में डालो। शिव शंकर, पायल, रेखा, प्रियंका, एनीवन? नो वन?
द आंसर विल बी, आंसर यही फर्स्ट लाइन में ही है, देखो सेकंड लाइन में, आवर ओन ओपिनियन इज नॉट बेस्ड ऑन गुड रीजन। यहाँ पे बोला गया ना, आवर ओन ओपिनियंस आर नॉट बेस्ड ऑन गुड रीजन। हम लोगों को गुड रीजन का जरूरत नहीं है हम उनके ऊपर में गुस्सा करने का, क्योंकि हमें पहले से आइडिया है कि उनका मैथ्स और ज्योग्राफी उनका होगा प्रॉब्लम। So the answer will be our own opinion is not based on good reason and we know this subconsciously. Then the second question क्या है? Our own contrary conviction refers to, यहाँ पे क्या बोला? Our own contrary मतलब against conviction। यहाँ पे देखो ना, जैसे हम लोग पढ़े conviction या लास्ट में, ये conviction वर्ड का मतलब क्या होता है? हम लोगों का कोई चीज के रिलेटेड स्ट्रॉन्ग बिलीव जो रहता है, ठीक है, उसको बोलता है कन्विक्शन। सो योर ओन contrary conviction refers to, क्या refers करता है? The fact that you feel pity rather than anger. The second, the opinion that 2 and 2 are 4 and that island is a long way फ्रॉम द इक्वेटर, ये हो सकता है, ये ज्योग्राफी के रिलेटेड बताया है। देन द ओपिनियन दैट 2 and 2 are 5 and the island is on equator। देखो ये दोनों सेम चीज ही है पर थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे मैंने बताया था, कभी कभी ऑप्शंस ऐसे आते हैं जो इक्वल मैच करते होंगे पर उसका कोई लेन देन नहीं होता होगा आंसर के साथ में। द फैक्ट दैट यू नो सो लिटिल अबाउट अरिथमेटिक एंड ज्योग्राफी। अब क्या हो रहा है ना, इसका योर ओन कॉन्ट्ररी कन्वेक्शन का मतलब यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों को आइलैंड या फिर अरिथमेटिक ज्योग्राफी के बारे में रिलेटेड नहीं है। ये बी सी एंड डी, जस्ट देखो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या और एक दूसरे रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो एक ही वर्ड को ही बोल रहा है, घुमा फिरा के एक ही वर्ड को ही डिस्कस किया जा रहा है। एंड द नंबर वन, ए का आंसर क्या है? द फैक्ट दैट यू फील पिटी रादर देन एंगर। यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है ना, जैसे कि देखो ये वाला लाइन में इक्वेटर, यू फील पिटी रादर देन एंगर, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोगों को पता है कि उनका अरिथमेटिक और ज्योग्राफी में जो आइडिया है वो कम है, तो हम लोगों को उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, बल्कि हम लोग उसको और पढ़ाते तो हम लोगों को उनके ऊपर में पिटी फील आता है। तो आंसर विल बी नंबर ए। देन थर्ड, कन्वेक्शन मीनिंग जो मैंने बताई थी अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बोला था, ए बी सी दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, डिसबिलीव, डिसबिलीव का मतलब बिलीव नहीं होता है, मैं बताई थी, जिसका हम लोगों को कोई भी आइडिया के रिलेटेड में जो स्ट्रॉन्ग बिलीव रहता है वो हो सकता है। देन नंबर 4, द राइटर सेज if someone maintains that 2 and 2 are 5 you feel pitied because you what, मतलब हम उसके लिए क्या फील कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन फिर से आया है, have sympathy, do not agree with him, want to help the person, feel sorry for his ignorance। क्या होगा? अब हम लोगों को उसके लिए सिंपैथी आ रहा है या फिर हम लोगों को उसके ऊपर में गुस्सा, जो डोंट, उनके साथ एग्री नहीं करना है, या फिर उनको हेल्प करना है, या फिर फील सॉरी, जैसे हम लोग बता रहे उनका जो आइडिया नहीं है अरिथमेटिक या ज्योग्राफी के रिलेटेड, उनके लिए हम लोगों को करना फील सॉरी के इग्नोरेंस। नंबर आंसर विल बी नंबर डी। देन नंबर 5, द सेकेंड सेंटेंस इन अ पैसेज। फिर से हम लोग पैसेज में चले, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि सेकेंड सेंटेंस क्या है पैसेज का। फर्स्ट सेंटेंस इज if an opinion contrary to your own makes you angry, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। द सेकेंड सेंटेंस इज that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking, ये हो गया सेकेंड। तो हम लोगों का ये सेकेंड सेंटेंस क्या है? that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason, हम लोगों को उनके ऊपर, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को उनके ऊपर में गुस्सा करने के लिए कोई गुड रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर में ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज built up the argument of the first sentence by restarting it from the opposite point of view, कि हम लोगों को आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, या फिर मेक द मेन पॉइंट विच हैज ओनली बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट सेंटेंस, हम लोगों को अपना मेन पॉइंट वहीं पे फिक्स कर देना चाहिए कि जहां पे क्या हो रहा है हमारा फर्स्ट सेंटेंस में जो था उसी में फिक्स कर देना है,
या फिर क्या करना है, सिंपली एड्स द फर्दर पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड। अब तो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करके हम लोगों ने फर्दर पॉइंट ये करें, या फिर हम लोगों को इल्यूस्ट्रेट द पॉइंट मेड द फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि पहले हम लोगों का आर्ग्यूमेंट उनका साथ में स्टार्ट कर देना है कि ऐसा होगा वैसा होगा नहीं होगा, वो चीज करना है। या फिर हम लोग को उनको क्या करना है, दूसरा पॉइंट ला करके भी हम लोग उनको ऑप्शन मेन पॉइंट जो हम लोग को फर्स्ट में था वही फर्स्ट वाला ऑप्शन को ही लेकर के चलना है, या फिर फर्दर और 2-4 पॉइंट ऐड करके। जैसे मैंने बताया था कि जो हम लोग उनका अदर आइडिया भी अगर सही हो रहा है, पर फिर भी जो हम लोग उनका पैसेज में नहीं, अगर हम लोग वो करते हैं तो वो चीज गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है ना, नंबर डी क्या करना है, हम लोग को जो फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट को तोड़ मोड़ करके निकालना है कि उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अगर देखेंगे फर्स्ट जो सेंटेंस है, इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री, अगर उनका कोई सा बात या फिर कोई भी ऑपोजिट तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है, तुम्हारा आइडिया के अगेंस्ट जा रहा है, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को वो गुस्सा में ही रहना है, पर क्या करना है, इट्स साइंस यू दैट यू आर सब कॉन्शियस, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हम लोगों को उनके ऊपर गुस्सा नहीं है, क्योंकि उनका अरिथमेटिक और ज्योग्राफिकल नॉलेज में भी कम है। तो आंसर इसका क्या होगा, नंबर डी। ठीक है, सो इट्स ऑलरेडी 50 मिनट्स नाउ। सो और एक पैसेज है, और 2 पैसेज होगा जो प्रोवाइड किया जाएगा पीपीटी, तो उसके थ्रू से तुम लोग पढ़ के निकाल लेना। जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग उनका, हम लोग उसमें मे बी 10 to 12, मे बी उससे भी ज़्यादा हो सकता है, उतना पैसेजेस हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो यू विल प्रिपेयर द आंसर एंड वी विल डिस्कस इंटरेक्ट बिटवीन अस। सो हम लोग उनका क्या होगा ना, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Anyone having any doubt? Payal, Rekha, Sivsankar, Subham, anyone? So the class is end now.